हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। तो अपन लोगों ने प्रीवियस क्लास में मांग मुद्रा तक पढ़ लिया था। तो अब अपन पढ़ते हैं मुद्रा बाजार का दूसरा उपकरण जो है राजकोषीय बिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आ भी चुका है, ध्यान रखिएगा। राजकोषीय बिल है ना, इसे अपन जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं और ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो राजकोषीय बिल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है? ट्रेजरी बिल कहा जाता है। और ये मनी मार्केट का क्या है? दूसरा उपकरण है। और मैं यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट भी लिख रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। आराम से अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ना है हर चीज़ को। देखिए, राजकोषीय बिल राजकोषीय बिल की हम बात करें तो सबसे पहले अपन को इसमें यह देखना है, इसका पहला पॉइंट यह है केंद्र सरकार की ओर से, यह है केंद्र सरकार की ओर से, यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यह है केंद्र सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। तो इसे कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। किसके बिहाफ पर? केंद्र सरकार के बिहाफ पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड बाय आरबीआई। और ये आरबीआई इशू क्यों करता है? यह इसके द्वारा केंद्र सरकार, इसके द्वारा केंद्र सरकार अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती है। इसके द्वारा केंद्र सरकार क्या करती है? अल्पकालीन ऋण, यानी कि शॉर्ट टर्म फंड्स प्राप्त करती हैं। इसके द्वारा केंद्र सरकार क्या करती है? अल्पकालीन ऋण क्या करती है? प्राप्त करती है। यह जनता व बैंकों को जारी किया जाता है। यह जनता व बैंकों को जारी किया जाता है, यानी कि इसे हम लोग भी खरीद सकते हैं और इसे बैंक्स भी क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। ये जनता व बैंकों को क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। यह एक विनिमय साध्य विलेख, विनिमय साध्य विलेख का मतलब क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यह एक विनिमय साध्य विलेख, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। अर्थात इसका हस्तांतरण किया जा सकता है, अर्थात इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। तो देखो कितनी बड़ी बात है। हर एक एक बात को मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेटर से बेटर जो है कंटेंट मिले। यह केंद्र सरकार की ओर से, सबसे इंपॉर्टेंट बात किसकी ओर से? केंद्र सरकार की ओर से। ये अपन को याद रखना है। और कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। और केंद्र सरकार इसे जारी क्यों करवाती है? जब सरकार को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है तो सरकार इसे जारी करवाती है।
यह किसको जारी किया जाता है? जनता व बैंकों को जारी किया जाता है। यह एक विनिमय साध्य विलेख यानी कि ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होता है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, अर्थात इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। इसका क्या किया जा सकता है? हस्तांतरण किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है, इसकी परिपक्वता अवधि 14 से, इसकी परिपक्वता अवधि 14 से 364 दिन होती है। इसकी परिपक्वता अवधि 14 से 364 दिन होती है। यह डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। डिस्काउंट पर इशू किया जाता है, पर इसका शोधन यानी कि इसका रिडम्पशन सममूल्य यानी कि पार पर किया जाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। और इसके यानी कि इसको डिस्काउंट पर इशू करते हैं और इसका रिडम्पशन किस पे करते हैं? पार पर। तो इन दोनों की इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस, इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस के बीच का डिफरेंस ही ब्याज कहलाता है। इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, इस पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता। यानी कि भाई वैसे इसको ब्याज के साथ तो अपन इशू कर ही नहीं रहे, यानी कि एक तरीके से ये क्या होता है? 0% ब्याज पर इशू किया जाता है, क्योंकि इसे डिस्काउंट पर इशू करते हैं, इसका रिडम्पशन पार पे करते हैं। इशू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। इस पर कोई पूर्व निर्धारित, ऐसे लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए, इस पर कोई पूर्व निर्धारित दर से, इस पर कोई पूर्व निर्धारित दर से ब्याज नहीं दिया जाता, इस पर कोई पूर्व निर्धारित दर से ब्याज नहीं दिया जाता। इसीलिए इसे शून्य बंध पत्र यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड, शून्य बंध पत्र यानी कि जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड कहा जाता है। तो जीरो कूपन बॉन्ड इसे अपन कहते हैं। और लास्ट बात, यह न्यूनतम 25,000 रुपये, यह न्यूनतम 25,000 रुपये, ध्यान रखिएगा, यह न्यूनतम 25,000 रुपये व उसके बाद बहुगुणन में उपलब्ध होता है, वह उसके बाद
बहुगुणन में उपलब्ध होता है, यानी कि 25 के बाद 50, 75, है ना, ऐसे बहुगुणन में उपलब्ध होता है। यानी कि अगर आपको मार्केट से ट्रेजरी बिल खरीदना है तो वो आपको न्यूनतम 25,000 रुपये का मिलेगा, और उसके बाद 25,000 रुपये के बाद 50,000, 50,000 के बाद 75,000, 75,000 के बाद 1,00,000। तो इस तरीके से ये बहुगुणन में क्या होता है, उपलब्ध होता है। तो एक बार अपन समझ लेते हैं, और मैंने आपको पहले ही कह दिया कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पिछले पेपरों के अंदर पूछा गया है। तो यह केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इसके द्वारा केंद्र सरकार क्या करती है, अल्पकालीन ऋण प्राप्त करती है। क्या करती है, केंद्र सरकार अल्पकालीन क्या करती है, ऋण प्राप्त करती है। यह जनता वह बैंकों को जारी किया जाता है। यह एक विनिमय साध्य विलेख यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि इसका हस्तांतरण किया जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि 14 से 364 दिन होती है। परिपक्वता अवधि क्या होती है, 14 से 364 दिन की होती है। यह डिस्काउंट पर क्या होता है, इशू किया जाता है, और इसका जो शोधन है वो किस पर होता है, इसका शोधन होता है सममूल्य पर, यानी कि पार पर होता है। इशूड एट डिस्काउंट और रिडीम एट पार, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार। और इस पर कोई पूर्व निर्धारित दर से ब्याज नहीं मिलता, इसलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड, शून्य बंद पत्र भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, राजकोषीय बिल वाला। और ये न्यूनतम कितने का मिलता है, 25,000 रुपये, और उसके बाद बहुगुणन यानी कि मल्टीपल में उपलब्ध होता है, यानी कि 25, 50, 75, 1,00,000। तो ये राजकोषीय बिल है। ये मुद्रा बाजार का दूसरा उपकरण है। क्या है, मुद्रा बाजार का क्या है, दूसरा उपकरण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ, स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा उपकरण, तीसरा उपकरण क्या है मुद्रा बाजार का, तीसरा उपकरण है व्यापारिक बिल। तीसरा उपकरण कौन सा है, व्यापारिक बिल, यानी कि कॉमर्शियल बिल। अब कॉमर्शियल बिल की यदि अपन लोग बात करें तो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर चैप्टर पढ़ा होगा अपनी स्कूल के अंदर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या पढ़ा होगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसके बारे में अपन देखते हैं कि यह एक व्यावसायिक फर्म द्वारा, यह एक व्यावसायिक फर्म द्वारा दूसरी व्यावसायिक फर्म पर, दूसरी व्यावसायिक फर्म पर लिखा जाता है,
यह एक व्यावसायिक फर्म द्वारा दूसरी व्यावसायिक फर्म पर लिखा जाता है। इसका प्रयोग क्रय विक्रय के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्रय विक्रय के लिए किया जाता है, यानी कि उधार क्रय विक्रय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके दो पक्षकार होते हैं। अगर इसके अंदर देखें तो इसमें तीन पक्षकार होते हैं, सॉरी, इसमें क्या होते हैं, तीन। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो अगर अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझें तो देखिए इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, इसका प्रयोग क्रय विक्रय के लिए किया जाता है। एक मिनट रुको, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, वो मैं देखकर 2 मिनट में आपको बताता हूँ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है वो, इसलिए अपन को देखना ही पड़ेगा उसको। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपन उसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि वो क्वेश्चन जरूर आप लोग देखो, है ना। 2 मिनट बस, है ना, 2 मिनट। इसका जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, क्योंकि अपन पढ़ तो रही हैं, तो मेरा ये है कि मानना कि अपन उसको एक बार देख लें तो ज़्यादा बढ़िया है। देखो, मैंने कहा ना इसके 3 पक्षकार होते हैं। इसके 3 पक्षकार होते हैं। इसके कितने पक्षकार होते हैं, इसके 3 पक्षकार होते हैं। एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। एक होता है लेखक, एक होता है स्वीकारकर्ता और एक होता है प्राप्तकर्ता। एक कौन होता है, लेखक, एक कौन होता है, स्वीकारकर्ता, और एक कौन होता है, प्राप्तकर्ता। अब लेखक को अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। जो स्वीकार करता है वो क्या कहलाता है, ड्रॉवी। और जो प्राप्त करता होता है वो कहलाता है पेई। क्या कहलाता है, पेई। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि भाई पेई कोई भी हो सकता है। भाई जो व्यक्ति उधार माल बेचता है वो तो ड्रॉवर है, क्योंकि उसको तो पेमेंट चाहिए, है ना। तो वो पेमेंट के लिए क्या करता है, जिसने उधार माल खरीदा है उसके पास एक लेख लिखकर भेजता है और उससे कहता है कि इसमें आप मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे इसका पेमेंट इतनी अवधि के अंदर कर देंगे। तो जो स्वीकार करता होता है वो कौन होता है, एक तरीके से खरीदार होता है, यानी कि ये कौन होता है, सेलर होता है। कौन होता है, सेलर। और ये कौन होता है, परचेजर होता है। कौन होता है, परचेजर। और इसको क्योंकि इंडोर्समेंट भी इसका किया जा सकता है, बेचान इसका किया जा सकता है, तो इसमें प्राप्तकर्ता जो है वो सेलर भी हो सकता है और इंडोर्सी भी हो सकता है। कौन हो सकता है, इंडोर्सी, यानी कि जिसको इसका क्या किया गया है, भुगतान किया गया है। तो ध्यान रखना। या फिर बैंक भी हो सकता है ना। कौन हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसको आपने बैंक से बुना लिया है तो फिर बैंक भी इसका भुगतान प्राप्त करने वाला बन सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, तो अपन को ध्यान रखना है कि इसके कितने पक्षकार होते हैं, 3 पक्षकार होते हैं। कितने, 3 पक्षकार होते हैं। इसकी परिपक्वता अवधि, इसकी परिपक्वता अवधि कितनी होती है, इसकी परिपक्वता अवधि होती है 90 दिन की। कितनी होती है, इसकी परिपक्वता अवधि जो होती है वो 90 दिन की होती है।
तो ये अपन को ध्यान रखना है, एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि अधिकतम 90 दिन होती है। क्या होती है? अधिकतम 90 दिन होती है, क्योंकि भाई कोई भी व्यक्ति 3 महीने से ज़्यादा की उधार नहीं देता, तो इसकी परिपक्वता अवधि क्या होती है? अधिकतम 90 दिन होती है। यह एक विनिमय साध्य विलेख, विनिमय साध्य विलेख यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, क्योंकि भाई इसका हस्तांतरण किया जा सकता है, तो इसके अंदर पेई कोई भी हो सकता है, तो ये एक नेगोशिएबल क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसे परिपक्वता अवधि से पहले, इसे परिपक्वता अवधि से पहले बैंक से, परिपक्वता अवधि से पहले बैंक से भुनाया, भुनाया यानी कि डिस्काउंट कराया जा सकता है। यानी कि आप चाहो तो इसको बैंक से पहले इसकी भुगतान तिथि से पहले क्या करा सकते हो? डिस्काउंट करा सकते हो। इसे परिपक्वता अवधि से पहले बैंक से क्या किया जा सकता है? भुगतान भुनाया जा सकता है, भुनाया जा सकता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसके अलावा 2 बातें मैं अभी यहाँ पर और लिखूंगा, लेकिन पहले अपन इसको समझ लेते हैं। तो एक व्यावसायिक फर्म द्वारा दूसरी व्यावसायिक फर्म पर लिखा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? क्रय विक्रय के लिए। इसके कितने पक्षकार होते हैं? 3 पक्षकार होते हैं, लेखक, स्वीकारकर्ता और प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता लेखक भी हो सकता है, अगर उसने किसी को बेचान कर दिया है तो इंडोर्सी भी हो सकता है, उसने बैंक से बुना लिया है तो बैंक भी हो सकता है। इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है वो कितनी होती है? 90 दिन होती है। ये एक विनिमय साध्य विलेख यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, क्योंकि हम इसका ट्रांसफर कर सकते हैं और आप इसे बैंक से क्या कर सकते हो? डिस्काउंट भी करा सकते हो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पर आ रही है वो क्या आ रही है? वो उस चीज़ को अपन को ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर मैं अलग पेज पे लिख देता हूँ। जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की सहायता के लिए, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की सहायता के लिए बिल लिखता है, बिल लिखता है, तो उसे सहायतार्थ बिल कहते हैं। तो उसे सहायतार्थ बिल यानी कि उसे अपन अकोमोडेशन बिल कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है, अकोमोडेशन बिल कहते हैं। सपोज करो ए है और बी है, बी को 90,000 रुपये की क्या है? आवश्यकता। बी को क्या है? 90,000 रुपये की क्या है? आवश्यकता है। अब बी को 90,000 रुपये की आवश्यकता है, तो बी ने ए से कहा कि भाई आप क्या करो, मुझ पर क्या करो, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, हाँ, बी को 90,000 रुपये की आवश्यकता है, तो बी ने ए से कहा कि भाई आप मेरी सहायता करो। तो ए क्या कहेगा बी को कि यार आप क्या करो, एक बिल मेरे ऊपर लिख दो, है ना। ए जो है वो बी का क्या है? दोस्त है। तो बी ने क्या करा, एक बिल जो है, बी ने
एक बिल क्या करा, ए पर लिख दिया। तो बी कौन है, ड्रॉवर, बी कौन है, ड्रॉवर है, ठीक है ना। फिर ए ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो बी, ए कौन बन गया, ड्रॉवी, ए कौन बन गया, ड्रॉवी। फिर बी ने जाकर क्या करा, बी ने बैंक से जाकर क्या करा, इस बिल को क्या करा, डिस्काउंट करा लिया। बी ने बैंक से जाकर इस बिल को क्या करा, डिस्काउंट करा लिया। तो बी को 90,000 रुपये मिल गए। तो बी की जो आवश्यकता थी वो पूरी हो गई। और जैसे ही इस बिल का मैच्योरिटी पीरियड आएगा, बी ए को 90,000 रुपये दे देगा और ए 90,000 रुपये किसको चुका देगा, बैंक को चुका देगा। तो जब व्यापारी एक दूसरे की सहायता के लिए एक दूसरे पर बिल लिखते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, सहायतार्थ बिल कहते हैं। क्या करते हैं, सहायतार्थ बिल। ऐसे ही ए को भी आवश्यकता होगी तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर लेते हैं, बिल लिख लेते हैं और अपनी डिमांड को क्या कर लेते हैं, जो भी इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये इस तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की सहायतार्थ क्या करते हैं, बिल लिखता है तो उसे किस तरह का बिल कहा जाता है, सहायतार्थ बिल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चला जरूर बताओ कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई क्या, जल्दी से बताओ, ये बिल आपको समझ में आया क्या, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही बता रहा हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड और लिख रहा हूँ, सहायतार्थ बिल को क्या कहते हैं, अनुग्रह बिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुग्रह बिल। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है ना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम में। और सबसे बड़ी बात देखो, इसमें प्रतिफल नहीं होता, इसमें क्या नहीं होता, प्रतिफल नहीं होता, इसमें प्रतिफल नहीं होता। ये केवल किस लिए लिखे जाते हैं, सहायता के लिए लिखे जाते हैं। किसके लिए, तो इन्हें सहायतार्थ बिल, अनुग्रह बिल, है ना, ये कहा जाता है। तो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलो मैंने व्यापारिक बिल आप लोगों को समझा दिया, तो ये भी एक मनी मार्केट का क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट जो चौथा उपकरण आ रहा है वो क्या आ रहा है, वाणिज्यिक बिल। क्या आ रहा है, वाणिज्यिक बिल। तो व्यापारिक बिल और वाणिज्यिक बिल दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं होना है ना। वाणिज्यिक वाणिज्यिक पत्र, तो इसे अपन क्या कहते हैं, कॉमर्शियल पेपर। इसे क्या कहा जाता है, कॉमर्शियल पेपर। तो वाणिज्यिक बिल अलग चीज होती है और वाणिज्यिक पत्र अलग चीज होती है ना। तो दोनों के अंदर डिफरेंस करना सीखना एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहले वाणिज्यिक पत्र, भारत में सबसे पहले वाणिज्यिक पत्र 1990 में प्रस्तावित हुआ। भारत में सबसे पहले जो वाणिज्यिक पत्र है वो कब प्रस्तावित हुआ, 1990 में प्रस्तावित हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ध्यान रखना है कि यह निजी एवं
सार्वजनिक कंपनियों द्वारा, निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों द्वारा, यानी कि प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, यह निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा जारी किया गया, कंपनियों के द्वारा जारी किया गया असुरक्षित प्रो नोट, यानी कि अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड, अगर कंपनी डूब गई तो आपका पैसा भी डूब जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होता है। तो ये अपन को सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि भाई जो वाणिज्यिक पत्र होता है ये 1990 में भारत में सबसे पहले प्रस्तावित हुआ था और ये निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा जारी किया गया एक असुरक्षित प्रॉमिसरी नोट होता है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसकी परिपक्वता अवधि 3 से 12 माह की होती है। इसकी परिपक्वता अवधि 3 से 12 माह की होती है। 3 से 12 माह, तो ये अपने लिए इम्पोर्टेंट। मैंने आप लोगों को उसकी बता दी थी क्या, इसकी तो मैंने आपको बता दी थी 90 दिन। राजकोषीय बिल की शायद मैंने आपको बता दी थी यस 14 से 364 दिन। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आप लोगों को नहीं बताई, लेकिन बता दी है। तो इसकी परिपक्वता अवधि कितनी होती है, 3 से 12 माह 12 माह की होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। और इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि यह अच्छी प्रसिद्धि एवं ये असुरक्षित क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट होता है। तो इसलिए इसको हर कोई नहीं खरीदता क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होता है। तो ये खास तौर से जो है अच्छी प्रसिद्धि और साख योग्यता वाली कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। यह अच्छी प्रसिद्धि यानी कि गुड रेप्यूटेशन, यह अच्छी प्रसिद्धि और साख योग्यता यानी कि क्रेडिट वर्दीनेस वाली कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है। तो यानी कि ये अनसिक्योर्ड होता है, इसलिए इसे हर कोई कंपनी जारी नहीं करती और लोग बाग खरीदने में भी कम ही इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये खास तौर से क्या होता है, ऐसी कंपनीज जो गुड, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, उनके द्वारा जो है ये क्या है, जारी किया जाता है। और जो चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और वहीं से ही अगर प्रश्न पूछा जा सकता है तो इसका पूछा जा सकता है। तो इसका प्रयोग कंपनियों द्वारा प्रवर्तन लागत यानी कि फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा
करने के लिए किया जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसे सेतु वित्तीय के रूप में जाना जाता है। इसे सेतु वित्तीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसे सेतु वित्तीय यानी कि ब्रिज फाइनेंस के रूप में, सेतु वित्तीय के रूप में जाना जाता है। इसे सेतु वित्तीय के रूप में जाना जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है कि भाई सेतु वित्तीय के रूप में जो है कौन से उपकरण को जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा वाणिज्यिक पत्र। अब देखो कैसे, भाई सपोज करो कोई कंपनी है ना, कोई कंपनी को क्या परचेज करनी है, बिल्डिंग परचेज करनी है, मशीनरीज परचेज करनी है ना, है ना। अब इसके लिए कंपनी को क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। अब लॉन्ग टर्म लोन को लॉन्ग टर्म लोन को अरेंज करने के लिए कंपनी क्या करना चाहती है, शेयर कैपिटल को इशू करना चाहती है। क्या करना चाहती है, कंपनी शेयर कैपिटल को इशू करना चाहती है। लेकिन शेयर कैपिटल को इशू करने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपने प्रोस्पेक्टस को क्या कराना पड़ेगा, प्रिंट कराना पड़ेगा। उसे ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, उसे बैंक को अपॉइंट करना पड़ेगा, ब्रोकर्स और बैंक्स को क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, कंपनी को बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि प्रीमिलरी एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। तो बड़े लोन को अरेंज करने के लिए छोटे खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, बड़ा ऋण है। तो बड़े ऋण को अरेंज करने के लिए क्या करने पड़ते हैं, छोटे खर्चे करने पड़ते हैं, है ना। तो इन छोटे खर्चों की पूर्ति के लिए, यानी कि इसे अपन छोटे खर्चों को अपन क्या कहते हैं, प्रवर्तन लागत। क्या कहते हैं, प्रवर्तन लागत। यानी कि बड़े ऋण को अरेंज करने के लिए छोटे खर्चे करने पड़ते हैं, इसे अपन बोलते हैं प्रवर्तन लागत। और प्रवर्तन लागत को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाता है। तो इस फ्लोटेशन कॉस्ट को अरेंज करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, कॉमर्शियल पेपर इशू करती हैं। तो कॉमर्शियल पेपर को इशू करके वो क्या करती हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट को अरेंज करती है। इसलिए कॉमर्शियल पेपर को एक तरीके से क्या कहा जाता है, ब्रिज फाइनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रिज फाइनेंस। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक कंपनी को बिल्डिंग खरीदनी है, मशीनरी खरीदनी है, इसके लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए। लॉन्ग टर्म लोन को अरेंज करने के लिए कंपनी शेयर कैपिटल इशू करना चाहती है। लेकिन शेयर कैपिटल को इशू करने से पहले भी कंपनी को खर्चे करने पड़ेंगे, प्रॉस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी बड़े लोन को अरेंज करने के लिए। तो इस फ्लोटेशन कॉस्ट को अरेंज करने के लिए कंपनी क्या करती है, कॉमर्शियल पेपर जो है मार्केट के अंदर क्या कर देती है, इशू कर देती है। इसलिए अपन कॉमर्शियल पेपर को क्या कहते हैं, सेतु वित्तीय यानी कि ब्रिज फाइनेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और यह अच्छी प्रसिद्धि और साख योग्यता वाली कंपनियों के द्वारा कॉमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं। ये एक असुरक्षित यानी कि अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं। 1990 में पहली बार भारत में जो है ये जारी किए गए। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अपन यहाँ पर लिख रहे हैं। और ध्यान रखना एग्ज़ाम में सामने वाले जो पेपर सेलेक्टर हैं वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, पेपर को क्या करते हैं, तैयार करते हैं। क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो हमें अच्छी कमांड होनी चाहिए, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, है ना।
तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अब देखो लास्ट हमारा मुद्रा बाजार का जो उपकरण है वो कौन सा उपकरण है, उसका नाम है जमा प्रमाण पत्र। क्या है? जमा प्रमाण पत्र, यानी कि इसे अपन बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और शॉर्ट के अंदर इसे क्या बोला जाता है? सीडी। क्या बोला जाता है? सीडी बोला जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो अब ये जमा प्रमाण पत्र क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, इसको मैं थोड़ा सा इंग्लिश में लिख रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि हिंदी के अंदर लैंग्वेज बहुत टफ हो जाएगी। तो देखिए, दीज कैन बी इशूड, दीज कैन बी इशूड टू इंडिविजुअल्स, टू individuals, corporations. These can be issued to individuals, corporations and companies, and companies and companies during period of tight liquidity, during period of tight liquidity, during period of tight liquidity, when the deposit growth of bank, when the deposit growth of bank, growth of bank is low, when the deposit growth of bank is low, but the demand of credit is high, when the demand of credit is high। अब समझना ये क्या कहना चाह रहा है। भाई बैंक है, बैंक में क्या हो रहा है? बैंक के अंदर डिपॉजिट तो क्या हो रही है? कम हो रही है। बैंक में डिपॉजिट क्या हो रही है? कम हो रही है ना। और बैंक के अंदर जो लोन की जो डिमांड है, लोन की डिमांड क्या हो रही है? हाई हो रही है। यानी कि अपन ऐसे समझते हैं कि बैंक के अंदर जनता पैसे जमा करा रही है 50 रुपये, और बैंक से लोन मांगा जा रहा है कितने रुपए का? 100 रुपये का। यानी कि कौन सी पोजीशन हो गई? पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी, पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। भाई बैंक में आ रहे हैं 50 रुपये और कंपनियां लोन मांग रही हैं कितने का? 100 रुपये का। तो इसमें क्या हो रहा है कि बैंक की जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो क्या है? लो है, बट द डिमांड ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि लोन की जो क्रेडिट्स है वो क्या है? हाई है। तो भाई बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा है ही नहीं, क्योंकि भाई मांगने वाले ज़्यादा हैं बैंक से और जमा कराने वाले क्या हैं? कम हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर बैंक क्या करती है? कौन सा सर्टिफिकेट इशू कर देती है? बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देती है। किसको? लोन मांगने वाले पर्सन्स को। अब कंपनी
कंपनी को उन्होंने कैश नहीं दिया, कैश के बदले में सर्टिफिकेट ऑफ क्या कर दिया, डिपॉजिट क्या कर दिया, इशू कर दिया। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी इसको सेकेंडरी मार्केट में जाकर क्या कर देती है, बेच देती है और वहां से पैसा ले लेती है। तो बैंक से पैसा नहीं मिला, बैंक से केवल जमा प्रमाण पत्र मिला और बैंक ने ये लिख के दिया कि भाई हम ये घोषणा करते हैं कि सामने वाली कंपनी के जो इतने पैसे हैं हमारे खाते में क्या है, जमा है, और जो ये सर्टिफिकेट लेकर आएगा उसको उतनी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को एश्योरिटी मिल गई कि भाई बैंक ने हमें लिख कर दे दिया कि भाई हमारा पैसा बैंक के अंदर जमा है और मैं उस सर्टिफिकेट को ले जाकर थर्ड पर्सन को बेच सकता हूँ और थर्ड पर्सन से कहूँगा कि भाई आप मुझे नगद दे दो, बैंक का सर्टिफिकेट आप रख लो और इस टाइम पीरियड के बाद बैंक से जाकर आप इस पैसे को ले लेना। तो एक तरीके से सामने वाले को भी श्योरिटी मिल गई कि भाई बैंक ने लिख कर दिया है तो बैंक भविष्य में मुझे वो पैसा दे देगा और मुझे पैसा नगद में मिल गया क्योंकि भाई मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक क्या करती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या कर देती है, इशू कर देती है। जब बैंक के पास लोन नगद में देने के लिए नहीं होता तो बैंक सामने वाले पर्सन को क्या कर देती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देती है और वो उसको जाकर सेकेंडरी मार्केट में बेचकर क्या करता है, कैश में कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि अपनी जो ज़रूरत होती है उसको क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। तो आपको ये बात तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है ना। तो अपन यहाँ पर 2-3 बातें और लिख लेते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है, एक तो बैंक के द्वारा ही जारी किया जा सकता है, पहली बात तो ये, बैंक के द्वारा ही जारी किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी बात इसकी क्या है कि भाई बैंक के द्वारा ही जारी किया जा सकता है और ये एक वाहक पत्र है। क्या है, वाहक पत्र है, यानी कि यह एक विनिमय साध्य विलेख है, यह एक विनिमय साध्य विलेख है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या, इसे गौण बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है, सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। तो भाई सेकेंडरी मार्केट में इसे बेचा जा सकता है, ये एक विनिमय साध्य विलेख है, इसे केवल बैंक ही क्या कर सकता है, जारी कर सकता है ना। तो बैंक ही जारी कर सकता है, कंपनी द्वारा रखी गई जमाओं के विरुद्ध, यानी कि जितनी डिपॉजिट कंपनी की बैंक में है उसके अगेंस्ट में, क्योंकि भाई बैंक के पास देने के लिए पैसा नहीं है और क्रेडिट की डिमांड क्या की जा रही है, ज़्यादा की जा रही है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसे बट्टे पर जारी किया जाता है, इसे डिस्काउंट पर इशू किया जाता है। भाई मेन बातें लिख रहा हूं हालांकि हमसे एग्जाम में इतना डीप नहीं पूछेंगे, फिर भी इसकी परिपक्वता अवधि 91 दिन से 1 वर्ष होती है।
91 दिन से 1 वर्ष तक क्या होती है, इसकी परिपक्वता अवधि होती है। और इसे भुनाने की, इसे बैंकों से भुनाने की स्वीकृति नहीं होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बैंक से नहीं भुनाया जा सकता। इसे बैंकों को इन्हें भुनाने की स्वीकृति नहीं होती। बस इन्हें केवल आप गौण मार्केट में बेचकर, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में बेचकर क्या कर सकते हो, पैसे ले सकते हो। बैंकों को इन्हें भुनाने की स्वीकृति नहीं होती। बैंक से केवल कॉमर्शियल बिल जो हैं वही भुनाए जा सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को भुनाया नहीं जा सकता। इन्हें सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्हें क्या किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। तो देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है कि भाई जब बैंक के पास डिपॉजिट्स कम होते हैं लेकिन क्रेडिट की डिमांड क्या होती है, क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा होती है, तो बैंक कंपनियों को क्या कर देती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देती है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है केवल बैंक के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसे सेकेंडरी मार्केट में बेचा जा सकता है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुद्रा बाजार का कौन सा उपकरण द्वितीयक बाजार के गौण बाजार में बेचा जा सकता है, पूंजी बाजार के गौण बाजार में बेचा जा सकता है, तो वो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये एक विनिमय साध्य विलेख होता है, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। ये डिस्काउंट पर इशू किया जाता है और पार पर रिडीम किया जाता है। 91 दिन से 1 वर्ष तक क्या होती है, इसकी परिपक्वता अवधि होती है, और इन्हें लेकिन बैंकों से भुनाया नहीं जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। 5 उपकरण हो गए, कितने हो गए, मुद्रा बाजार के 5 उपकरण हो गए। और यहीं पर हमारा मुद्रा बाजार जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने सारी की सारी आपको लिखवा दी। ये अपन को ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर मैं आपके लिए एक चीज़ और लिख रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कॉल मनी का मैच्योरिटी पीरियड, तो 1 to 15 डेज। आपसे पूछा जाए ट्रेजरी बिल का जो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, ट्रेजरी बिल का होता है मैच्योरिटी पीरियड 14 to 364 डेज। 14 to 364 डेज। फिर आपसे पूछा जाए कॉमर्शियल बिल का मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 90 डेज। फिर कॉमर्शियल पेपर की बात की जाए 3 to 12 मंथ्स। फिर आपसे CD यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात की जाए 91 डेज टू 1 ईयर। 91 डेज टू 1 ईयर। तो ये अपन को ध्यान रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आप सब देख लो, विद इन 1 ईयर है, क्या है, विद इन 1 ईयर, यानी कि इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू हम 1 साल तक की अवधि का जो ऋण है वो क्या कर सकते हैं, जुटा सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर सकते हैं। और ये सारे के सारे कहाँ के इंस्ट्रूमेंट हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उपकरण हैं। और यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लेना, प्रश्न बने ही बने हैं। तो यहाँ पर हमारा मनी मार्केट जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच।